ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास ऑडियो वीडियो फाइन। Yes, sir. ओके, अच्छा लास्ट क्लास में मैं थोड़ा हरी हो गया था लास्ट में, कॉम्पोजिशन पढ़ाते समय मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा था, ठीक है, बिकॉज सर खड़े थे बाहर, ठीक है। पढ़ाते समय मुझे भी 10/10 सेटिस्फैक्शन आया नहीं कि मैं ठीक से पढ़ा पा रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। सो व्हाट आई डिसाइडेड कि आज का दिन भी कॉम्पोजिशन को ही देंगे, ठीक है, सो दैट टैक्टफुली एक क्लास ज़्यादा दे तो दे, लेकिन जो हो टैक्टफुली हो, अंडरस्टूड। अच्छा, कॉम्पोजिशन से पहले आरसीएम में चले जाते हैं, आरसीएम, ठीक है, था ना, हमारा आरसीएम भी करेंगे। मैं आरसीएम के लिए आपका एक स्पेशल चार्ट बना रहा हूँ, देखिए, ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। सेक्शन 9 प्लस सेक्शन 11 आ रहा है ना समझ में? 9 बोलने का मतलब आरसीएम, 11 बोलने का मतलब एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन बोलने से पहले मैं बता दूं एग्जेम्पशन क्या होता है। एग्जेम्पशन, अगर हम लोग कुछ सप्लाई करें तो उस पर चार्ज लगेगा, टैक्स, जीएसटी इज लिवेबल। लेकिन कुछ कुछ ऐसा सर्विसेज और गुड्स है जिसपे गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर देती है, नो जीएसटी इज पेबल। अरे समझ में, नो जीएसटी इज पेबल। जैसे गवर्नमेंट कुछ सर्विस दे रही है हम लोग को, गवर्नमेंट कुछ हम लोग को सर्विस दे रही है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड वो जो सर्विस, लिस्ट ऑफ सर्विस है, वो गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन एक्सक्यूज मी नोटिफिकेशन। सर, हाँ, सर साउंड नहीं आ रही है अच्छे से। साउंड, किसी और को प्रॉब्लम हो रहा है क्या साउंड का? No, sir, it's fine. नो सर। आई थिंक शिवानी आपके एंड से कुछ प्रॉब्लम है, एक बार आप आउट होइए फिर इन होइए, ठीक है। एग्जेम्पशन क्या होता है? एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट करती है। एवरी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विस इज टैक्सेबल। एवरी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विस इज taxable unless it is exempt by government through exemption notification, understood। गवर्नमेंट अगर, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, एम्बुलेंस सर्विस, एम्बुलेंस दिख रहा है ना, एम्बुलेंस जो लेके जाती है, क्या इसको एग्जेम्प्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, तो गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट करके रखी है, अंडरस्टूड। कुछ कुछ स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विस है जो गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट करके रखी है, जिस पे टैक्स ना रिसिपेंट देगा, ना ना सप्लायर देगा, कोई नहीं देगा, अंडरस्टूड। वो कहाँ है वो एग्जेम्पशन? वो एग्जेम्पशन है, एक नोटिफिकेशन है। वो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन लाएगी कौन? गवर्नमेंट। वो लाएगी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को पावर कहाँ से मिला है? सेक्शन 11 से। आ रहा समझ में? सेक्शन 11 empowers government to issue notification related to exempted goods and services, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम आरसीएम, आरसीएम मतलब क्या? हु इज लायबल टू पे टैक्स? रिसिपेंट। आरसीएम और एग्जेम्पशन, सेक्शन 11, सेक्शन 9 और सेक्शन 11 को क्लब करके पढ़ रहा है, ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। मैं एक साथ सबको पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा ना तो बल्कि होने लगेगा, इसीलिए मैं एक एक सर्विस एक एक दिन कर रहा हूँ, एक सर्विस एक दिन, आपको पता चलेगा। जैसे कि ये देखिए, मैंने किया गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, देख लीजिए, गुड्स ऑनलाइन क्लास दिख रहा है क्या आपको क्लियरली? ऑनलाइन क्लास क्लियरली दिख रहा है क्या? यस सर। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी बात हो रहा था ना उस दिन, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी, देख लीजिए।
अगर गुड जीटीए सर्विस दे रहा है किसको, फैक्ट्री को, सोसाइटी को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, एनी पर्सन रजिस्टर्ड इन जीएसटी एक्ट, एनी बॉडी कॉर्पोरेट इस्टेब्लिश अंडर एनी लॉ, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या, कंपनी, ठीक है, कोई भी पार्टनरशिप फर्म, कोई भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, लेकिन ये सारा लोग कहाँ होना चाहिए, लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है, दे रही है सर्विस, अगर वो जीटीए 6% टू 6% और 6% जीएसटी चार्ज कर रही है तो नो आरसीएम इज एप्लीकेबल। आ रहा समझ में? जीटीए अगर 5% जीएसटी, मैंने आपको बताया था जीटीए कितना करती है, 12% या फिर 5%, ठीक है, जीटीए कितना जीएसटी चार्ज करती है, या तो 12% या 5%, अगर जीटीए 5% जीएसटी चार्ज कर रही है तो भी नो आरसीएम इज एप्लीकेबल। लेकिन अगर जीटीए अगर जीएसटी चार्ज कर नहीं रही है तो आरसीएम इज एप्लीकेबल। यहाँ पर क्या था, सेक्शन 9 का बात कर रहा था, सेम जीटीए का बात कर रहा है सेक्शन 11 में भी, तो मैं क्यों नहीं कंबाइन करके पढ़ा दूं जीटीए, क्योंकि मैं सेक्शन 9 में पढ़ाऊंगा एक बार जीटीए, फिर एक बार लेके जाऊंगा सेक्शन 11 में, उसमें भी बोलूंगा देखो उस टाइम आया था ना, उस टाइम आया था तो उसमें जीएसटी चार्ज लग रहा था, अगर 6% नहीं चार्ज, अगर कोई जीएसटी चार्ज नहीं कर रहा तो आरसीएम लग रहा था। क्यों भाई, एक ही साथ पढ़ा दो, ठीक है, आप रिलेट कर पाएंगे दोनों को, आ रहे समझ में? लेकिन क्या है कि ये जितना हैवी हो जाएगा ना, मैं एक सर्विस एक ही दिन बताऊंगा, अंडरस्टूड? क्योंकि मेरा चार्ट रेडीली अवेलेबल नहीं है, मैं चार्ट डेली बेसिस में बना रहा हूँ, तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि एक साथ सारा पढ़ ले, क्योंकि रेडीली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आपके इंस्टीट्यूट के मैट में भी क्लास सेक्शन 9 अलग दे के रखा है, सेक्शन 11 अलग दे के रखा है, तो अगर इंस्टीट्यूट के मैट से पढ़ाऊंगा तो अलग अलग करके पढ़ाना पड़ेगा, विच आई थिंक दिस इज द बेटर वे टू टीच यू, ठीक है। अगर सेम जीटीए सर्विस, जीटीए एजेंसी अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कर रही है, ठीक है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन अगर बाई रोड से सर्विस दे रही है, जीटीए बाई रोड से सर्विस दे रही है तो एग्जेम्प्ट। लेकिन एग्जेम्प्ट कौन कौन नहीं है, अगर वो जीटीए वाला किसी जीटीए को दे रहा है तो एग्जेम्प्ट नहीं है, अगर वो जीटीए वाला कोरियर को दे रहा है तो एग्जेम्प्ट नहीं है, एक्सेप्ट लिखा हुआ है, वर्ड दिख रहा है ना आपको, एक्सेप्ट लिखा हुआ है, ये सारा का सारा एग्जेम्पशन है। अब एग्जेम्पशन में ये दोनों एक्सेप्शन है, तो आपको बस समझना पड़ेगा सर कि अगर आपको केस आएगा कि हाँ जीटीए सर्विस दे रहा है अनरजिस्टर्ड को, ओके अनरजिस्टर्ड को तो नो जीएसटी, अच्छा जीटीए सर्विस दे रहा है रजिस्टर्ड को, कॉर्पोरेट को, लेकिन टैक्स नहीं लगा रही, अच्छा आरसीएम, अच्छा जीटीए सर्विस किसको दे रहा है, अगर कोई कोरियर एजेंसी को दे रहा है, अच्छा जीएसटी अगर कोरियर एजेंसी दे रहा है तो एग्जेम्प्ट नहीं है, सारा का सारा टैक्सेबल है। आ रहा समझ में? ये फील अंदर से आना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है, एक्सेप्ट ये दोनों, और इनलैंड वाटरवे को भी दे रही है, इनलैंड वाटरवे के थ्रू भी वो कर रही है, क्या बोलता है जीएसटी, जीटीए सर्विस दे रहा है तो एग्जेम्प्ट। अगर एग्जेम्प्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रेल वेसल बाय जीटीए इन अ गुड्स कैरेज, क्या क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, फूड पल्सेस मतलब दाल चावल, ऑर्गेनिक मैन्योर, न्यूज़पेपर, डिफेंस इक्विपमेंट और रिलीफ मटेरियल तो भी एग्जेम्प्ट। ये सब चीज कैरी कर रही है, कैरी कर रही है, रेल से कैरी कर रही है या फिर वेसल से कैरी कर रही है या फिर जीटीए खुद कैरी कर रहा है, ये सब चीज अगर कैरी हो रहा है तो एग्जेम्प्ट। अरे समझ में? सर्विस प्रोवाइडेड बाय जीटीए टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन क्या है, एग्जेम्प्ट, ठीक है। और रजिस्टर्ड पर्सन में क्या था, यहाँ पे था ना रजिस्टर्ड में अगर जीटीए चार्ज नहीं किया जीएसटी तो आरसीएम, क्लियर है? सर्विस प्रोवाइडेड बाय जीटीए बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कैरीज टू, किसको दे रहा है जीटीए सर्विस, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी जिसने रजिस्ट्रेशन लिया है सिर्फ टीडीएस काटने के लिए। लिसन,
सेक्शन 51, सेक्शन 51 रिलेटेड टू जीएसटी टीडीएस। आपने टीडीएस का नाम सुना है क्या? टीडीएस का, आपने जो टीडीएस का नाम सुना होगा तो वो इनकम टैक्स टीडीएस होता है, ठीक है। आपके पास पेमेंट आ रहा है टीडीएस कट के, उसको बोलते हैं इनकम टैक्स टीडीएस। देयर इज अनदर टीडीएस कॉल्ड जीएसटी टीडीएस। उसमें क्या है, उसमें क्या है, आपने अगर सेल किया आपने, और ये जीएसटी टीडीएस काटता कौन है? जीएसटी टीडीएस काटता है सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और कोई नहीं काटता, सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन काटती है। तो वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो जीएसटी टीडीएस काटती है, ठीक है, वो उसको भी अगर सर्विस दे रहे हैं जीटीए वाले लोग तो एग्जेम्प्ट। आ रहा है समझ में? ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है क्या? जीटीए आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? अंडरस्टूड सर। अंडरस्टूड, ओके। हाँ, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है। टैक्स डिडक्टेड हम लोग आएंगे, सेक्शन 51 आप लोगों के सिलेबस में है नहीं, ठीक है। ये हम लोग कल कर चुके थे, हम लोग बोले कि एक सर्विस डेली करेंगे, ये कल कर चुके थे। ये रिवाइज हम हर दिन रिवाइज नहीं करवाएंगे, ठीक है। ये कल कर चुके थे। अगर किसी को चाहिए फील हो मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन मैं पूरा पूरा चार्ट बना के शेयर करूंगा। किसी को फील चाहिए तो या फोटो ले सकता है ये वाला, ठीक है। मैं ये पूरा चार्ट बना के तब आपको शेयर करूंगा। ठीक है। लीगल सर्विस, ये आज का हम लोग का टॉपिक है, दिख रहा है ना? लीगल सर्विस, लीगल सर्विस मतलब क्या है? अपना जॉली एलएलबी दिख रहा है ना? जॉली एलएलबी, सर्विस प्रोवाइडेड बाय ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल समझ में आ रहा है ना? कोर्ट वोट का बात कर रहा है, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय ट्राइब्यूनल, सर्विस प्रोवाइडेड बाय सीनियर एडवोकेट, या सर्विस प्रोवाइडेड बाय पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट और एन इंडिविजुअल ऑफ एन एडवोकेट। एडवोकेट का भी एक पार्टनरशिप फर्म होता है, ठीक है। उन वो पार्टनरशिप फर्म या फिर अकेला एक जॉली एलएलबी, ठीक है, सिंगल एडवोकेट। ये सारे सर्विस अगर किसी बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं, जो टैक्सेबल रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं, तो आरसीएम इज एप्लीकेबल। आरसीएम इज एप्लीकेबल मतलब क्या? हु इज लायबल टू पे टैक्स? हाँ, रेसिपेंट कौन है यहाँ पे? हु, हाँ, जिसको जिसको मतलब हु इज बिजनेस एंटिटी, वेरी गुड, बिजनेस एंटिटी, ठीक है। हु इज लायबल टू पे टैक्स? बिजनेस एंटिटी। अगर मैं बिजनेस एंटिटी हूँ, समझो मैं बिजनेस एंटिटी हूँ और मैंने कोई एडवोकेट सर्विस लिया 1 लाख रुपए का, वो एडवोकेट वाला आएगा 1 लाख का बिल लेके दे के चला जाएगा, और वो कितना मांगेगा? 1 लाख रुपया दे दो, जाओ दो। दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो 8 लाख पे हम लोग जीएसटी पेमेंट करें अंडर आरसीएम टू द गवर्नमेंट। अंडरस्टूड? लेकिन वही लोग अगर ये लोग को अगर सर्विस दे रहा है तो एग्जाम्प्ट है। दिख रहा है? मैंने जानबूझ के 9 और 11 एक साथ कर दिया आपको, कि बाद में वापस फिर पढ़ना ना पड़े ये सब। अंडरस्टूड? इससे इजी हो जाता चीज। सेम वही लोग अगर इन लोग को ये लोग को अगर सर्विस दे रहा है तो एग्जेम्प्ट है। कौन कौन है? बिजनेस एंटिटी विथ एन एग्रीगेट टर्नओवर अप टू द सच अमाउंट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मेक्स इट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन ऑन द रजिस्ट्रेशन। वो बिजनेस एंटिटी जिसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, एग्जेम्प्ट है। अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड मतलब कि अनरजिस्टर्ड पर्सन,
अनरजिस्टर्ड पर्सन तो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। वही जॉली एलएलबी जो अदर देन बिजनेस एंटिटी को देगा तो एग्जेम्प्ट है, मतलब इंडिविजुअल को देगा तो एग्जेम्प्ट है। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी एल मतलब लोकल अथॉरिटी, या फिर गवर्नमेंट एजेंसी या गवर्नमेंट एंटरप्राइज, मतलब गवर्नमेंट का बात कर रहा है भाई घुमा के, एक गवर्नमेंट का अलग अलग नाम है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या बोलूँ, गवर्नमेंट ही है ना, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, ठीक है, गवर्नमेंट एंटरप्राइज, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट अथॉरिटी, जो भी बोल दो, जितो भी गवर्नमेंट दिख रहा है उसको अगर लीगल सर्विस मिल रहा है तो गवर्नमेंट कभी देगी क्या आरसीएम पे टैक्स? नहीं, तो चलो एग्जाम्प्ट कर दिया। दिख रहा है आपको, फील आ रहा है ना कि कहाँ कहाँ एग्जाम्पशन दिया है। लीगल सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट इंडिविजुअल एज ए एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट टू अनदर एडवोकेट फॉर्म प्रोवाइडिंग लीगल सर्विस। अगर एक एडवोकेट दूसरा एडवोकेट को अगर सर्विस दे रहा है, दिख रहा है ना, एक एडवोकेट दूसरा एडवोकेट को सर्विस दे रहा है तो भी एग्जेम्प्ट। अंडरस्टूड? ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है क्या? ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. ओके, हमारा टॉपिक आज यहीं तक था, लीगल सर्विस, ठीक है। प्लीज़ अगर किसी को नहीं है तो अभी वो कर लो, फोटो ले लो, मैं शेयर करूँगा शीट, मैं शीट शेयर करूँगा, बट सारा बना लेने के बाद इट विल टेक टाइम, ठीक है। मेरे पास भी रेडीली अवेलेबल नहीं है शीट। ठीक है, ठीक है। लास्ट क्लास क्या हुआ था? और किसी को अगर ज़्यादा पढ़ना है तो बुक से पढ़ सकता है, ठीक है, बुक से पढ़ सकता है, बुक में लिखा हुआ है सारा, जैसे मैं आपको दिखा दूं। ये दिख रहा है ना, जीटीए था, ये जीटीए था आपका, ठीक है। फिर ये आपका एडवोकेट सर्विस, ट्राइब्यूनल सर्विस, दिख रहा है, इसी को मैंने क्लब कर करके वहां पे डाला है, ओके। कॉम्पोजिशन, ओके, ये वाला हो गया था हमारा, ये हो गया था, जो हो गया उसको स्किप करेंगे, जो नहीं हुआ था जिसमें मैं रश कर रहा था वो उस पे जाएंगे, ठीक है। टर्नओवर का भी हो गया था, सर्विसेज। अगर एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि, अच्छा, अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे कि सर ये इंटर स्टेट सप्लाई क्यों ले रहे हैं, याद है? कौन पूछा था मेरे से?
जाते जाते। सर मैंने। हाँ, देखिए दो चीज़ है, मैं उस टाइम बोल नहीं पाया अच्छे से। हाँ, दो चीज़ है, एक कंडीशन बिफोर टेकिंग, नहीं ऐसा नहीं लिखते हैं, रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन टू बी, रेस्ट्रिक्शन कंडीशन ही लिखते हैं, कंडीशन टू बी चेक्ड बिफोर टेकिंग registration, before taking registration नहीं, before taking this scheme। दूसरा क्या है, restriction, restriction after taking the scheme। दो चीज़ है, ठीक है। आपको कॉम्पोजिशन लेवी में जाने से पहले ये सब चीज़ देखना पड़ेगा। अगर ये सब चीज़ आप कर रहे हैं तो आपका कॉम्पोजिशन स्कीम में आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। क्या क्या चीज़ था, मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम नहीं होना चाहिए था ना, हाँ ये रहा, इतना घटिया, ये रहा, नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। अगर जो बंदा ये सब चीज़ में है तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आ सकता। आइसक्रीम एलिजिबल आइस वेदर और नॉट कोकोआ, पान मसाला, टोबैको, एरिएटेड वाटर, फ्लाई ब्रिक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थन, रूफिंग टाइल्स, दिख रहा है। अगर ये सब चीज़ में है तो आपका नहीं आ सकता, ठीक है। दूसरा क्या है, रेस्ट्रिक्शन। आपने कॉम्पोजिशन ले लिया, आपने कॉम्पोजिशन ले लिया तो रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा। क्या क्या रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा, ये रेस्ट्रिक्शन, the registered person shall not be eligible to opt registration for composition if, ये सब अगर कर दिए तो ये रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा। आउट आउट मतलब इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता, और कोई ऐसा सर्विस गुड्स नहीं दे सकता वो जो एग्जेम्प्ट हो। एग्जेम्प्ट समझ में आ रहा है ना, ही नॉट एंगेज्ड इन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब क्या, मिंत्रा एमएमटी में के थ्रू आप सेल परचेज नहीं कर सकते, ठीक है। ये सब तो था ही। एक मिनट, ठीक है, नहीं कर सकता। लेकिन एक क्वेश्चन था कि टर्नओवर क्या लेना है, टर्नओवर क्या लेना है, ठीक है। मैक्सिमम टर्नओवर कितना था, 1.5 करोड़। लेकिन टर्नओवर क्या लेना है, पिछले साल का, ठीक है, पिछले साल का। पिछले साल का टर्नओवर में काउंट करते समय क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, ये डिबेट है, इस पे क्वेश्चन आता है। वही क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, ठीक है। क्या क्या हम लोग ले सकते हैं, क्या क्या नहीं ले सकते, देखिए।
ओके क्या लिखा है? फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द टैक्स पेबल, नहीं ये नहीं, ये फॉर द पर्पज ऑफ computing aggregate turnover for determining his eligibility to pay tax under this section, the expression aggregate turnover shall include the value of supplies made by such person from the first day of April, ये तो बोला अप्रैल से लेने के लिए, ठीक है. बट शैल नॉट इंक्लूड, देखो क्या इंक्लूड नहीं करने बोला है. exempt supply of services provided by way of extend deposit loans and advances, ठीक है. लोन्स एंड क्या गया ये, अच्छा बट हाँ ये बट शैल नॉट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई, ठीक है. एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, किसका? गुड्स का नहीं, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ लोन, एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, लोन्स and advances and interest as a consideration is received by way of interest और discount. आपका जो इंटरेस्ट इनकम है वो नहीं ले सकते, वो नहीं लेना है, बाद बाकी सब कुछ लेना है, बाद बाकी सब कुछ लेना है, ठीक है. यहाँ पे बोल दिया है इंटरेस्ट इनकम नहीं लेना है. इसका मतलब जब हम पीछे वाला अपना टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे ना, टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ द टर्नओवर ऑफ द स्कीम, कि स्कीम में होगा कि नहीं, तो पीछे वाले को हम लोग इंटरस्टेट सप्लाई लेंगे, कंसीडर करेंगे, ठीक है. लेकिन अब एलिजिबिलिटी हो गया, आंसर इज यस. एलिजिबिलिटी आ गया तो अब बोला गया अगर एलिजिबिलिटी आने के बाद आप फर्दर इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते. आ रहा समझ में? राखी आपको समझ में आ रहा है क्या? यस सर. पहला बात, जो कॉम्पोजिशन स्कीम में है वो इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है. दूसरा चीज, अगर लेकिन अगर उसको अपना कंडीशन चेक करना है कि हाँ मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, इसका अगर एलिजिबिलिटी चेक करना है तो वो किस बेसिस पे होगा? टर्नओवर के बेसिस पे, टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर. तो वो प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर निकालने के टाइम में वो अगर इंटरस्टेट सप्लाई किया होगा लास्ट ईयर तो वो काउंट करेंगे, ठीक है. तो यहाँ तो बोल रहा है कि सर मैंने तो यहाँ पे किसी का क्वेश्चन अराइज हो ऐसा, ये आप क्या बोल रहे हैं? पहला बात तो आप मना कर दे रहे हैं, तो लास्ट ईयर कैसे होगा? आ रहा है किसी का सवाल? ऑनलाइन क्लास सवाल सब आ रहा है क्या किसी के माइंड में? कि आप तो मना कर दिए हैं कि इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, तो लास्ट ईयर कहाँ से होगा? लेकिन ऐसा भी तो कोई सिचुएशन हो सकता है ना कि वो बंदा पहली बार कॉम्पोजिशन स्कीम में जा रहा हो, नॉर्मल स्कीम से, हो सकता है ना. वो बंदा पहली बार कॉम्पोजिशन स्कीम में जा रहा हो नॉर्मल स्कीम में, तो पिछले लास्ट ईयर में कौन सा था? नॉर्मल स्कीम में. इस ईयर में कौन सा है? कॉम्पोजिशन स्कीम में. तो लास्ट ईयर उसका इंटरेस्ट रेट सप्लाई होगा क्या? हाँ, अरे भाई समझ में नहीं आ रहा है क्या आपको? कोई रिप्लाई देगा क्या ऑनलाइन? सर कंपोजिशंस लेने के बाद रिटर्न नहीं करेंगे. क्या? कंपोजिशंस स्कीम लेने के बाद, हाँ, कंपोजिशन स्कीम लेने के बाद उसको इंटरस्टेट सप्लाई रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन लेने से पहले वो तो इंटरस्टेट सप्लाई कर सकता है, ठीक है. यहाँ पे देखिए आपका ये है 1 अप्रैल 2023, ठीक है. 1 अप्रैल 2023. यहाँ पे
एक आदमी नॉर्मल टैक्स पेयर था, और यहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक करना है कि एलिजिबिलिटी ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम। ठीक है, तो नॉर्मल टैक्स पेयर में इंटर स्टेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नॉर्मल में इंटर स्टेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है। तो अगर मैं एलिजिबिलिटी चेक करूंगा तो इंटर स्टेट काउंट करूंगा कि नहीं करूंगा? हाँ, करेंगे। ठीक है, करेंगे, ऑब्वियसली बात है, इंटर स्टेट काउंट करेंगे। इंट्रा स्टेट काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, इंट्रा स्टेट समझ में आ रहा है? इंट्रा स्टेट सेल्स मतलब सेल विद इन द स्टेट। आसाम से आसाम में सेल किया, वो काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? आंसर इज करेंगे। अरे सब कुछ करेंगे, क्या नहीं करेंगे? क्या काउंट नहीं करेंगे? एग्जेम्प्टेड सर्विस बाय वे ऑफ इंटरेस्ट। अभी तो बताया ना, क्या नहीं करेंगे? एग्जेम्प्टेड सर्विस बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, वो काउंट नहीं करेंगे। आप उस ये सम्स देखिए, यहाँ पे क्या बोला था? मिस्टर रितेश ऑफ आसाम प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 2021। ठीक है, मिस्टर रितेश आसाम का है, प्रीवियस ईयर का आपका इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये बोला है कि प्रीवियस ईयर में कॉम्पोजिशन था, अब नहीं बोला तो नहीं लेंगे ना कॉम्पोजिशन। ठीक है, you are required to find out the aggregate turnover for the purpose of eligibility of composition scheme and determine whether he is eligible for composition scheme or not. ठीक है, value of outward supplies 10 out of above 10 lakh was in course of interstate transaction। दिख रहा है आपको? वो आपको जानबूझ के इंटरस्टेट बता रहा है कि आपको, आप लोग इसको मत लो। लेकिन मैंने, हम लोगों ने क्या सीखा? एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए इंटरस्टेट लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इस पूरा का पूरा इंटरस्टेट ले लिया। कितना? 75। ठीक है, वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई, अगर ये नहीं बोलता, ठीक है, तो हम लोग क्या लेते? इसका भी 70। लेकिन अगर उसमें उसने क्या किया है, बोल दिया है कि 70 में से 30 लैक्स क्या है? इंटरेस्ट। तो यहाँ तो 75 लिया ही, यहाँ पे लेस कर देना है। कितना? 40 आ रहा है ना? फिर फिर आरसीएम है ना, ये 75, ये 40। आरसीएम नहीं लेना है, आरसीएम नहीं लेना है। ठीक है, एक्सपोर्ट भी लेना पड़ेगा 7, तो जाके आएगा मेरा 122। बुक कॉपी में लिख लीजिए, कॉपी में लिखिए कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉपी में लिखिए कॉम्पोजिशन स्कीम। ठीक है, लिखिए नीचे, टू चेक द एलिजिबिलिटी of composition scheme, to check the eligibility of
composition scheme, we shall take, we shall consider total supplies, we shall consider total supply made during previous financial year. Total supplies made during previous financial year. Except following. Except EXCEPT. Except followings. Number 1, interest income by way of deposits, loans and advances. Number 2, reverse charge supplies, that is recipient is liable to pay tax. ठीक है, हम लोग सारा का सारा टर्नओवर लेंगे, लेकिन ये 2 चीज नहीं लेंगे. आ रहा समझ में? ओके, नीचे लिखिए, क्वेश्चन लिखिए. मिस्टर एक्स is a normal taxpayer. Mr. X, a normal taxpayer, wants to check its eligibility for composition scheme in the next financial year. Wants to check its eligibility for composition scheme in the next financial year. The details are given below. Number 1, supplies made to e-commerce operator, supplies made to e-commerce operator 30 lakhs. Number 2, supplies made to France 20 lakhs. Supplies made to interstate 16 lakh 16. Inward supplies of legal service
inward supplies of legal service 20 lakhs, फिर exempt income 45 lakh, exempt income by way of interest 10 lakhs, find the eligibility, find the eligibility. आ रहा समझ में? सोल्यूशन पहले अपने मन से देख लेते हैं क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या नहीं होगा. ई कॉमर्स ऑपरेटर इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? सबसे पहले ई कॉमर्स ऑपरेटर दिया है, इंक्लूड होगा कि नहीं? ऑनलाइन क्लास इंक्लूड होगा कि नहीं ई कॉमर्स ऑपरेटर? नहीं होगा सर. आंसर इज होगा. ठीक है, मैंने नहीं होने का लिस्ट ऊपर लिख दिया है ऑलरेडी, फिर भी किसी को दिख नहीं रहा है, वो गलत आंसर दे रहा है, देन आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल. क्या नहीं होगा मैंने ऊपर लिख दिया है एक्सक्लूड करके. अंडरस्टूड? फिर नेक्स्ट क्या था? फ्रांस मतलब क्या है? एक्सपोर्ट. वो होगा कि नहीं होगा? होगा. नेक्स्ट इंटरस्टेट, अदर स्टेट में लिया है, कितना? 26 लाख. होगा कि नहीं होगा? इंक्लूड होगा. फिर लीगल सर्विस का इनवर्ट सप्लाई किया है. ठीक है, ये ऐड होगा कि नहीं होगा? होगा? आंसर इज नहीं होगा. इनवर्ट सप्लाई लीगल सर्विस में क्या लगता है? आरसीएम. मैंने ऊपर लिखवाया, आरसीएम पे नहीं आएगा. ठीक है, कोई ये मत बोलना कि सर ये अनरजिस्टर्ड हो सकता है, मैंने वो लिखा है ऊपर में, नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन. अंडरस्टूड? फिर नेक्स्ट एग्जाम्प्ट इनकम होगा कि नहीं होगा? अरे ऐड होगा कि नहीं होगा? ऑनलाइन क्लास होगा कि नहीं होगा ऐड? यार आंसर दो. आंसर इज होगा. ठीक है, राखी आपका आवाज नहीं आ रहा है कुछ. आंसर इज होगा. होगा. नेक्स्ट बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, ये होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? ये ऐड नहीं होगा, ऊपर लिखा है. ठीक है, नहीं होगा वो. कितना होगा टोटल? टोटल कितना आएगा? कितना आएगा? 111 lakhs. ठीक है, सर एग्जाम्प्ट इनकम का अमाउंट बता दीजिए ना मेरा. क्या इनकम? एग्जाम्प्ट इनकम अमाउंट छूट गया है मेरा. 45 lakhs. ओके, तो टोटल कितना आ रहा है? ओके, पहले क्या था?
सबसे पहले क्या था? ई कॉमर्स ऑपरेटर, कितना? 30 लैक्स। फिर एक्सपोर्ट मतलब फ्रांस, कितना? 20 लाख। देन इंटरेस्टेड 20 लाख। फिर इंटरस्टेट, कितना? फिर लीगल सर्विस, कितना? 20 लाख। लेकिन ये नहीं होगा, क्यों? आरसीएम है। ठीक है। देन एग्जेम्प्ट इनकम, कितना? 45 लाख। देन एग्जेम्प्ट इनकम ऑफ इंटरेस्ट, मैंने बोल दिया था इनकम इंटरेस्ट नहीं आता है। एग्जेम्प्ट इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट इज नॉट टू बी टेकन। फिर बस क्या है टोटल? 111 lakhs. Eligible or not eligible? Eligible for composition scheme or not eligible? एलिजिबल Eligible. ठीक है। आप लोग ऐसा खाली फिगर लिख लीजिए, वो तो बाद में भी लिखने से चलेगा। ठीक है, सिर्फ फिगर लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, assume Mr. X is a trader. Assume Mr. X is a trader and assume Mr. X is a trader and the turnovers are related to this financial year. Turnover related to this financial year. Further, Mr. X is not Mr. X is not engaged in Mr. X is not engaged in supply which is restricted as per section 10, which is restricted as per section 10. Find, मैं फिर से बता रहा हूँ, Mr. X is not engaged in supply which is restricted as per section 10, which is restricted as per section 10 of the act. Find the tax payable. Find the tax payable by Mr. X. Find the tax payable by Mr. X. आपको समझ में आ रहा है क्या? मैंने क्या लिखवाया है? सोचो कि ये आज इस साल का टर्नओवर है, तो इस पर टैक्स देना पड़ेगा ना। और अगर मैं सोचूं इस साल का टर्नओवर है, कॉम्पोजिशन स्कीम है, तो ये तो अलाउ नहीं है ई कॉमर्स ऑपरेटर,
तो मैंने बोल दिया है कि जो अलाउ नहीं है वो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ठीक है। ये तीनों ने, अब बताओ क्या है, अब मुझे टैक्स बताओ, क्या टैक्स पड़ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ट्रेडर है तो कितना परसेंट टैक्स पड़ेगा, ट्रेडर पे कितना परसेंट टैक्स है, 1%, ठीक है। नीचे लिखे कैलकुलेशन फॉर टैक्स पेबल, कैलकुलेशन इज ऑफ टैक्स पेबल, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेबल बाय मिस्टर एक्स। पहला क्या क्या था, पहला क्या था, ई कॉमर्स तो अलाउ नहीं है, देन एक्सपोर्ट अलाउ नहीं है, देन इंटरेस्ट रेट अलाउ नहीं है, देन लीगल सर्विस, उस पे कितना 20 लैक्स, कितना आ रहा है 18%, 3.6 लैक्स। देन और क्या है, एग्जेम्प्ट इनकम कितना 45 लैक्स। देन एग्जेम्प्ट इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट कितना 10 लाख, टोटल 55 लैक्स, ठीक है। उस पे कितना, उस पे कितना 0.5% CGST और 0.5% SGST, क्या आ रहा है ये 0.275, हाँ ये टोटल क्या आ रहा है 0.275 ही आया ना, हाँ तो लाख है ना, नहीं आप मैं क्या निकाल रहा हूँ 55 इंटू 0.5% कितना आ रहा है, मैंने लाख में निकाला है ना, ठीक है, मैंने लाख में निकाला है ना, बताइए 4.15 लाख आ रहा है समझ में, अरे भाई समझ में आ रहा है क्या, कोई बोलेगा सर एग्जेम्प्ट इनकम पे भी टैक्स लग रहा है क्या उसको, आप समझो एग्जेम्प्ट इनकम पे भी टैक्स लग रहा है क्या, आंसर लग रहा है, ठीक है, उसका एग्जेम्प्ट इनकम का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो टोटल टर्नओवर पे कितना देगा, टोटल टर्नओवर पे आपका 1% देगा, एग्जेम्प्ट इनकम का बेनिफिट उसी को बोले मिलेगा जो नॉर्मल टैक्स पेयर है, अंडरस्टूड। लिखिए पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, exempt income 45 lakh,
पहला अमाउंट में डालिएगा 40 एग्जाम्प्ट इनकम 45 लैक्स, फिर एग्जाम्प्ट इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट। मैंने बहुत गंदा तरीका से लिखा है क्योंकि क्वेश्चन आपके पास है, आप लिख सकते हैं। एग्जाम्प्ट इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट कितना 10 लाख, टोटल 45 लैक्स, उसका 0.5% CGST, 0.5% SGST। ठीक है, टोटल आ गया 2.75, 0.275। नीचे लीगल सर्विस, नीचे लीगल सर्विस, $20 लाख इंटू 18%, फाइनल कॉलम में 3.6 लैक्स। टोटल आ गया आपका 4.15 लैक्स। नीचे नोट, नोट it is assumed that 18% tax is applicable on legal service. 18% tax is applicable on legal service. Number 2, export e-commerce interstate are not allowed by composition scheme, are not allowed in composition scheme. Hence excluded while calculating tax. आ रहे समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है क्या समझ में? हाँ, ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ओके, जो पर्पस था आज मेरा कंप्लीट ही नहीं हुआ। मेरा पर्पस आज कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों? मैं इस पे फोकस कर रहा था, लेकिन मैं आप लोग की तरफ से कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है, कौन क्या समझ रहा है। ठीक है, इसलिए मुझे सम्स करवाना पड़ा सो दैट क्लियरिटी आ जाए। आप ये वाला चीज घर पे पढ़ेंगे एक बार, ठीक है? मेरे लिए फिर से एक अलग क्लास देना आई थिंक पॉसिबल नहीं होगा इसके लिए। मैं आज का क्लीन क्लास ले रहा था, लेकिन आप लोग की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, किसी को क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, आप लोग इसको घर पे एक बार पढ़ेंगे, नहीं समझ आने से एक बार पूछेंगे, इतना एफर्ट आप लोग को भी करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है क्या ऑनलाइन? यस सर। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास फिर कॉम्पोजिशन में देने पे लास्ट में हम लोग का भागना पड़ जाएगा, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा चैप्टर्स। ठीक है, मैंने आज का क्लास ऑलरेडी दे दिया है। मैं चाह रहा था कि सारा PDF कंप्लीट करूं, बट हो नहीं पाया। ठीक है,
आप लोग पढ़ेंगे, अगर इन केस किसी लाइन में प्रॉब्लम आ रहा है पढ़ने में, ठीक है, आपके बुक का मैथ, आपका मैथ का ही है, किसी में प्रॉब्लम आ रहा है, आई थिंक नहीं आना चाहिए प्रॉब्लम, जो मेन क्रक्स था मैंने बता दिया आपको। किसी में फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज हमसे पूछेंगे कि ये वाला क्या लिखा हुआ है। अंडरस्टूड? ओके फाइन, थैंक यू।